हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। और साथ में हम ये देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अपने आप में किस तरह से मैग्नेट होता है या कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से इफेक्टेड होता है। आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को आपने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सी मटेरियल? एक तो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? रिपेल हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताया था, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या होते हैं? जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिपेल होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये किधर डिस्प्लेस होते हैं? हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर डिस्प्लेस होते हैं। दूसरे तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जिनको आपने नाम दिया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये रिपेल नहीं बल्कि क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट कैसे? वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे एल्यूमिनियम है ना। इसके अलावा जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। यानी ये क्या होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन कैसे अट्रैक्टेड होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। थर्ड जो सब्सटेंसेस हैं वो जिनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस की खास बात है, अट्रैक्ट होंगे इनकी तरह से ही, लेकिन ये अट्रैक्ट कैसे होंगे? स्ट्रांगली। ये भी अट्रैक्ट होते हैं, ये भी अट्रैक्ट होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर क्या? विच आर, इनके बारे में आप लिख सकते हैं रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान रखिए, कोई भी सब्सटेंसेस है स्ट्रांगली रिपेल नहीं होता। ये जो रिपेल होते हैं वो कैसे होते हैं? वीकली रिपेल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? ये वीकली रिपेल होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं? दीज आर वीकली रिपेल नहीं होते, ये अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। थर्ड जो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप कह रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, है ना, Fe3O4, ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट बनाने के लिए भी यही काम में लेते हैं। हम बात करेंगे क्यों इसको ही क्यों काम में लिया जाता है इसके भी। ये क्या कहेंगे आप? दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
अब इसके एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना, व्हाट आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हर एक की 2 एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसका जो एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो एग्जांपल है कॉपर इसका एग्जांपल होता है, जिंक है ना, एसबी है, बिस्मिथ है, और कौन सा आ गया आपका मरकरी है ना, मरकरी के बाद में आपका आ गया सिल्वर है, सिल्वर भी तो रिपेल होता है, गोल्ड है डायमंड है वाटर है, एयर है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। इसके एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपका हो गया सोडियम हो गया है, सोडियम, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, CuCl2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल। यानी इनको आप रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वीकली अट्रैक्ट होंगे। एल्युमिनियम क्या अट्रैक्ट होता है स्ट्रॉन्गली? नहीं, वीकली अट्रैक्ट होता है। फिर इनके भी एग्जाम्पल जैसे आप ध्यान रखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ये तो आपको ध्यान ही है, क्या फेरस हो गया है ना, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, Fe3O4 हो गया है ना, मैग्नेटाइट जिसको कहते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान में रह जाएगी ये क्या होते हैं? रिपेल। ये क्या होते हैं? कैसे रिपेल होने वाले, कैसे रिपेल होते हैं? ध्यान में रखिए वीकली। और ये होते हैं क्या? अट्रैक्ट। और ये भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो एक एक दो एग्जांपल आप इनके ध्यान भी रखिए। तो ये क्लासिफिकेशन था किसका? मैग्नेटिक मटेरियल का। अब हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल क्यों होते हैं, है ना, और ये जो है ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और अट्रैक्ट होते हैं तो स्ट्रांगली क्यों नहीं होते, वीकली क्यों होते हैं, और ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और अट्रैक्ट भी कैसे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ये सब हम बात करेंगे। नोट डाउन। सो अब देखिए, आप नोट कर लिए ये देखिए। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। यानी हम एक्सप्लेन करेंगे किसको? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, कि ये रिपेल क्यों होते हैं, है? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक substances, explanation of, next है आपका क्या? explanation of diamagnetic substances। क्लियर? यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो रिपेल क्यों होते हैं, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज्ड क्यों होते हैं। फर्स्ट थिंग ये है इनके एटम्स में, किनके एटम्स में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एटम में कैसे होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बताया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं, एक की मोशन यदि इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके किधर रिवॉल्व कर रहा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। कैसे? आपने ये कहा जैसे ये एक ये है ना, ये मैं इस तरह से ये बता रहा हूं, ऑर्बिट है ये कोई, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और कैसे हैं ये? आप कहें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो है जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके पास में एक ये इलेक्ट्रॉन है ना,
और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्ड जिनमें होता है उनमें डायरेक्शन सेम होती है या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट में होते हैं। यानी ये इधर मूव कर रहा है, यूं मूव कर रहा है, तो ये किधर मूव कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और किसके अराउंड, यहाँ कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी इनके एटम में आपने कहा क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो यूं रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। यही तो होता है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा। अब देखिए, आप ये कहें कि इसका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है इस तरह से, आप ये मानिए इस तरह से मूव कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा होगा, करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। भाई ये जो ऑर्बिट है वो किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह से, एक सर्कुलर कॉइल बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहा है। और यूं रिवॉल्व कर रहा है तो क्या फ्लो होना चाहिए, एक सर्कुलर करंट फ्लो होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, करंट किधर फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आपके हिसाब से ये यदि यूं रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी, यूं होगी। और करंट यूं फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का रूल देखिए। इन थंब को आप किसके डायरेक्शन में रखिए, करंट के डायरेक्शन में रखिए। फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से टर्न करिए कि ये फिंगर्स किसके डायरेक्शन में रहें, करंट की डायरेक्शन में रहें। तो थंब किसके डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को बताएगा या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। बात क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम ही होती है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, अब देखो, आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहा है तो करंट यूं फ्लो होगा, और करंट यूं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इनवर्ट। क्लियर है, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा आउटवर्ड। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, सेम बनेगा। सेम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, है ना, रेडियस सेम, वेलोसिटी सेम। तो रेडियस वेलोसिटी सब सेम होने के कारण आपको जब मैंने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बताया था, ये बताया था 1/2 EVR, या फिर ओमेगा के टर्म में आया था आपके पास में 1/2 E ओमेगा R स्क्वायर। आर सेम है, ये आप ये तो नहीं सोच रहे अलग अलग ऑर्बिट है, एक ही है। मैंने अलग अलग इसलिए दिखाए हैं कि इन दोनों की मोशन क्या है, अपोजिट है। तो देखिए दोनों की क्या होगी, चार्ज सेम है, दोनों की वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी सेम है, रेडियस सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। फर्क किसका होगा, डायरेक्शन का। एक का मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड है तो दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, आउटवर्ड होगा। और दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। किसकी वजह से, एक यूं रिवॉल्व कर रहा था तो इसका करंट जिधर फ्लो हुआ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे का करंट फ्लो हुआ, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये किसकी तरह से बिहेव करते हैं, इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बात अपन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी आप ये कहेंगे in the atom of diamagnetic substances paired electrons are present, paired electrons are present, है ना। दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, so their net magnetic moment
so their net magnetic so their magnetic moment, यानी हर इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका भी होगा इसका भी होगा, लेकिन यहाँ दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल और क्या हुआ, अपोजिट हुआ। सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel to each other, they cancel to each other। ये क्या है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, each other, so the net magnetic moment, the net magnetic moment is zero। कब की बात है ये, in the absence of external magnetic field, in the absence of external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नेटिक मोमेंट बना, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन जैसे ही आप इसको कहां रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं यहाँ पे, ये मैं बना रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैंने क्रॉस दिखाए हैं ये समझ रहे हैं। यानी जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया था फोर्स, रूल बताया था, सारे रूल कैसे चार्ज के लिए बताए थे, पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए आपको रूल नहीं पता, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालो, और जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन जस्ट क्या कर दो, अपोजिट कर दो, वो नेगेटिव के लिए आ जाएगी। मैंने ये बताया था, जब भी आप जैसे कोई भी चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर पक्का क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। बात बताई थी, जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, QVB sin थीटा। क्लियर है। अब बात ये आती है कि उस पर जो फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, लास्ट चैप्टर में। क्या बताया था, फिंगर्स को, है ना, राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए या मोशन की डायरेक्शन में रखिए, और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। लेकिन ये रूल कैसे चार्ज के लिए था, पॉजिटिव चार्ज के लिए था। यहां अपने पास चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो आपके रूल से जो आंसर आ रहा है उसका जस्ट क्या कर दो, अपोजिट। यानी आप यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाता, उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए आप फिंगर्स को किधर रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अरे क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, और डॉट वाला किधर होता है, बाहर की ओर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, थंब को चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए। वेलोसिटी यूं ही तो है, यूं ही तो रिवॉल्व कर रहा है, ये यहाँ यूं है। और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। फोर्स इनवर्ड आएगा, लेकिन इनवर्ड कौन से चार्ज के लिए आता है, पॉजिटिव चार्ज होता तब। यहां चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज का जस्ट क्या लगता है, फोर्स अपोजिट। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो देखो कैसे निकालते, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। यानी इस पर फोर्स अंदर की ओर होता, लेकिन चार्ज कैसा है, चार्ज है आपका नेगेटिव। कैसे पता लगा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव होने के कारण इस पर फोर्स इनवर्ड नहीं, फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर की ओर लगेगा, ये यूं आउटवर्ड लगेगा। इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर लगेगा। और ये जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, वो किधर लगा रहा है, इस पे इधर लगा रहा है ना। न्यूक्लियस भी तो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बाहर की ओर लगा रहा है, और जो न्यूक्लियस है वो किधर लगा रहा है, अंदर की ओर। तो इसका अंदर की ओर लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया,
आप कहेंगे इसका फोर्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस इसको जो पहले खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ये फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो मैं यदि कहूं आपसे यहाँ पे, तो इस पे पहले तो लग रहा था, ये जो न्यूक्लियस लगा रहा था वो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वो माइनस Fm किधर हो गया, बाहर की ओर, यानी इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो मोशन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पे देखो फोर्स, यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालता, यही तरीका था मेरे पास में। क्या देखो, इसको मैं किधर रखूं, फिंगर्स को किधर रखूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को किधर रखूं, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नीचे की ओर है फिलहाल इस पॉइंट पे वेलोसिटी, और फोर्स किधर आता, बाहर की ओर। लेकिन ये किस पे आता, पॉजिटिव चार्ज पे है, कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर, ये फोर्स लगेगा अंदर की ओर। कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, अंदर की ओर। और ये जो न्यूक्लियस जो लगा रहा है, Fm में लिख रहा हूं, कौन सा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगा रहा है, और न्यूक्लियस भी यहां इस पर फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी किधर है, अंदर की ओर। नेगेटिव को तो वैसे ही अंदर की ओर खींचता है, तो इस पर नेट फोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नेट फोर्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस भी इसको अंदर की ओर खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, अंदर की ओर ही लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया, इसकी यदि मैं बात करूं तो इस पे हो गया Fc माइनस प्लस Fm। यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया और एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। बात क्लियर है। अब फोर्स बढ़ गया या फोर्स कम हो गया, फोर्स के चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगी इसकी, जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यू नो एंगुलर वेलोसिटी है, हम वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे डिपेंड करती है। बात क्लियर है। अब एक फोर्स बढ़ गया, जिसका फोर्स बढ़ गया उसकी एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ गई। जिसका फोर्स बढ़ गया उसकी क्या बढ़ गई, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। यू नो अबाउट दैट कि यदि फोर्स इंक्रीज हुआ है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, F = ma होता है। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो रेडियस थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ओमेगा भी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी बढ़ जाएगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी ओमेगा, इसका फोर्स इंक्रीज हो गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब एक की एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, देखो यहां ये फॉर्मूला था आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का, एक की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट एक का तो इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या अभी उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा, अपोजिट तो होगा, तो क्या कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा और एक का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम होगा, तो कैंसिल नहीं होंगे। तो अब आप कहेंगे कि इनमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया। क्रिएट होने का मतलब है जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया। यानी ये सब्सटेंस किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन आपको ये कहा कि ये मैग्नेटाइज्ड किधर होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। वो रीजन और जान लीजिए आप। देखो आपका इलेक्ट्रॉन यूं है, ये जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा वो यूं मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है। इसका करंट किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट यू मूव करेगा। यू मूव करेगा तो करंट यू है और मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अंदर की ओर। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर हुआ, अंदर की ओर।
जिसका कम मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर हुआ, अंदर की ओर। आपको कैसे पता लगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है तो करंट यूं मूव फ्लो होगा, और करंट यूं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। इन फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए, थंब को है ना, इनको करंट की डायरेक्शन में रखिए, और थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को। सर्कुलर करंट के लिए ध्यान है ना, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, तो इसका तो बनेगा अंदर की ओर। दूसरा जो है इसका, ये यूं मूव कर रहा है तो करंट किधर फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर्कुलर करंट के लिए देखो, करंट यूं फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट बना बाहर की ओर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर बना और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बना अंदर की ओर। तो जो कम वाला है, जो कम है वो इनवर्ड बन रहा है और ज्यादा है वो आउटवर्ड बन रहा है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो किधर बचेगा, आप कह रहे हैं इसका अंदर की ओर बन रहा है और इसका बाहर की ओर बन रहा है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किधर हुआ, बाहर की ओर हुआ, क्योंकि इनवर्ड वाला कम है और आउटवर्ड वाला क्या है, ज्यादा है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इधर हुआ, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है। फिर से देखिए, इसको लिख लेते हैं अपन, समझ में आ गई, लिख लेते हैं। यही हुआ ना कि दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, एक का फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और दूसरे का फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये बात अपने को लिखनी है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने ये पहले ही। तो देखिए, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस वाला क्या है जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देन the force on one electron, then force on one electron is increases and force on other electron is decreases। बाहर वाले पे देखो force on, अब ये नहीं है बाहर वाले पे नहीं लिख सकते आप, बाहर अंदर वाला, ये तो एक ही है, एक ही ऑर्बिट में है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये, और ये भी इसमें डायरेक्शन यदि चेंज कर दें, इसको ये करें तो ये इधर मूव करेगा, उस हिसाब से हो जाएगा। इंक्रीज एंड फोर्स ऑन अदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, क्योंकि अब इन पे फोर्स कौन लगाना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी पहले कौन लगा रहा था, ये न्यूक्लियस लगा रहा था, और न्यूक्लियस तो ऑलवेज क्या लगाता है, अंदर की ओर ही लगाता है, ये न्यूक्लियस ही तो लगा रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर था और मैग्नेटिक फोर्स किधर था, बाहर की ओर। तो फोर्स चेंज होने के कारण क्या होगा, जिसका फोर्स इंक्रीज हो गया उसका एंगुलर जो स्पीड है ओमेगा वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द एंगुलर, देखो जिसका इंक्रीज हुआ है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर स्पीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल increase and angular speed of other electron will decrease, है ना। अदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यही होगा। और स्पीड डिक्रीज होगी सो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा और अदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक का मान लीजिए पहले दोनों का ही m था, अब एक का क्या हो जाएगा m प्लस डेल m और दूसरे का हो जाएगा m माइनस डेल m, है ना। सो ये नोट कर लिया आपने, ये ऊपर से रफ कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ
मैग्नेटिक मोमेंट वन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, एक का इंक्रीज हो जाएगा, पहले दोनों का इक्वल था ना, इंक्रीज में लिख रहे हैं हम, पहले क्या था m प्लस डेल m, इंक्रीज होके हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। आप कह रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज क्यों लिख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये था ना 1/2 EVR या E ओमेगा R स्क्वायर। ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा बढ़ गया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा, और ओमेगा कम हो गया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, विल डिक्रीज। और डिक्रीज वाले का क्या लिख दें, m माइनस डेल्टा m। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, आप देख रहे थे यहाँ तो बाहर की ओर आया था ना, रूल से मैंने दिखाया था, और मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर की ओर था। सो देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा m। भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा m। ये क्रिएट हो गया, कब क्रिएट हो गया, जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो कहने का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, है ना। सो हम ये कह सकते हैं दीज सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। सो वी कैन say that when diamagnetic substances are placed in external magnetic field, then they मैग्नेटाइज्ड का मतलब मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेंगे, ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देन दे गेट मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे ये, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो वहां पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उसके कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। इसीलिए तो आप कहते हैं कि काई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। भाई ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड अंदर की ओर था, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनकी किधर आई है, बाहर की ओर। तो एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर, एक की डायरेक्शन प्लस तो दूसरे की माइनस, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। मैंने यही तो बताया था कि मैं बताऊंगा काई की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। काई की वैल्यू नेगेटिव इसलिए होती है, काई का फॉर्मूला होता था I/H। H होता था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड किधर है, अंदर की ओर, और इनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किधर है, किधर मैग्नेटाइज्ड हो रही है, बाहर की ओर। तो एक अंदर की ओर है, दूसरा बाहर की ओर, या ये बाहर की ओर होता तो ये किधर होता, अंदर की ओर। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, इसलिए काई की वैल्यू इनकी क्या होती है, माइनस होती है। सो देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन नेगेटिव। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो काई की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये मैंने लिखवाया था आपको, आपने नोट किया था, ध्यान, मैंने कहा था मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा, तो ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि काई की वैल्यू नेगेटिव है, एक यहाँ मेसनर इफेक्ट आता है ना, मेसनर इफेक्ट। हालांकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में भी बताया था। मेसनर इफेक्ट ये होता है कि कुछ सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे मरकरी की बात करी आपने, उनको जब वेरी लो टेम्परेचर पे यानी उनको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, कूल करने पर ऑन कूलिंग उनकी जो काई की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, -1। काई की वैल्यू -1 का मतलब है परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म, पूरी तरह से डायमैग्नेटिज्म की तरह से बिहेव करना। और उस केस में इनकी जो परमेबिलिटी है, म्यू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है, और म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इनके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोला जाता है मेसनर इफेक्ट, है ना। ऑन कूलिंग सुपर कंडक्टर्स दे बिहेव परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म, है ना। ऑन कूलिंग सुपर कंडक्टर्स, है ना, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनको कूल करने पर एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना। कूलिंग का मतलब ये लो टेम्परेचर, सीधी सी बात है। सुपर कंडक्टर देयर काई वैल्यू ऑफ, काई की जो वैल्यू है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वो -1 हो जाती है, एंड परमेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। परमेबिलिटी जीरो हो जाएगी तो उसके इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोला जाता है मेसनर इफेक्ट, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, है ना। द फिनोमेना ऑफ, यानी वो किसकी तरह से बिहेव करेंगे, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की तरह से, है ना, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की तरह से। और इसी इफेक्ट को बोला जाता है कौन सा इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट। ये मैंने आपको डेफिनेशन वहां लिखवा दी है इलेक्ट्रिक करंट में। क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को में जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको कूल करते हो, कूल करने पर उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, और उनकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हाँ, इसी को क्या बोला जाता है, मेसनर इफेक्ट। और जब परमेबिलिटी जीरो होगी तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक बात और नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटली यदि आप देखें, जैसे वाटर डायमैग्नेटिक है, आप ये कॉन्सेप्ट ही समझ लें, ये आपको नोट करने की जरूरत है, यहां तक का तो नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट ये समझ लें, जैसे आपके पास में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे के पास हैं। और आपने एक ग्लास का फूट लिया है ना, और इसमें क्या फील कर दिया आपने, कोई भी डायमैग्नेटिक लिक्विड फील कर दिया, जैसे वाटर इटसेल्फ क्या है, डायमैग्नेटिक है। उसको फील करने के बाद में आप ये पाएंगे कि यहां से कहां, यहां बीच से क्या हो जाता है, वो इस तरह से, ये इस तरह से यूं हो जाता है, इस तरह से। ये क्या हुआ, यहां से नीचे कंप्रेस हो रहा है, कहां से, ये जो बीच से, ये जो मिडल वाले रीजन से, है ना। और जैसे ही आप इनको मैग्नेट्स को दूर दूर रख देते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक पोल्स थे आपके, जैसे ये मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ है और ये अलग है, ये वाला, है ना। इसमें इन पोल्स के बीच की डिस्टेंस है वो आप क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो यही है, वो क्या होते हैं, यहाँ की ना ऊपर से इस तरह से उठ जाता है, रिपेल होते हैं ऐसे, है ना, ये होता है हमें। यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम था। कम मैग्नेटिक फील्ड था तो देखो ये यूं हो रहे थे, और ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था, ये इस तरह से यूं हो रहे थे। ये है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं उनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास नहीं होती। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे, तो वो क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है, यानी लाइनें इसके अंदर से जाने की कोशिश नहीं करती, जबकि क्या किधर से जाने की कोशिश करती हैं, बाहर से जाने की कोशिश करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यानी इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। और ये कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो नोट कर लीजिए, ये भी एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अब हम बात करने वाले हैं, नोट कर लिए। अब देखिए हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या बताया था आपको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया था, वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, मैग्नेटाइज कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को आपने नाम दिया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
या फिर आप ये कह सकते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन कैसे डिस्प्लेस होते हैं, वीकली डिस्प्लेस होते हैं। उन सब्सटेंसेस को आपने नाम दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे इनका एक्सप्लेनेशन। देखिए फर्स्ट थिंग तो ये है, इनकी मॉलिक्यूल्स में, किनके या इनके एटम्स में, किनके एटम्स में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एटम्स में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यू रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ही सिंगल होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा खुद का, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसका हर एक एटम अपने आप में क्या होता है, मैग्नेट होता है, एक वीक मैग्नेट होता है। इसको एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं। क्लियर? क्या कहा मैंने कि ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो साथ साथ हम नोट भी कर लेते हैं, इन द सब्सटेंसेस इन द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यानी ध्यान रखना है अनपेयर्ड होंगे, पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकेगा, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यानी उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो हर एटम अपने आप में क्या होगा, एक मैग्नेट होगा, भले ही उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें। क्लियर? सो एवरी एटम हैज देयर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, और ये मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम होता है। क्लियर है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है। सो एवरी एटम इज कॉल्ड, एवरी एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक substances is called atomic magnet। यानी हर एटम अपने आप में क्या है, एटॉमिक मैग्नेट। एटॉमिक मैग्नेट यानी एटम ही किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह से। मैंने आपको बताया था यूनिवर्स में सब कुछ मैग्नेट। वो बात अलग है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, दूसरा उसको कैंसिल कर रहा है, तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। अदरवाइज देखें तो सब कुछ मैग्नेट। भाई एटम में भी तो मैग्नेट बनता होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा तो क्या बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है। बात क्लियर है ना? अब देखो करंट में और मैग्नेट में बहुत रिलेशन, अभी हमने पढ़ा कि करंट से क्या बनता है, मैग्नेट, और आगे हम बात करेंगे, आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें कि मैग्नेट से क्या बना सकते हो आप करंट, इनमें काफी अच्छा रिलेशन। तो एटॉमिक मैग्नेट, बट उनका जो रैंडम ओरिएंटेशन होता है, क्या आप मान सकते हैं कि सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा? नहीं हो सकता है। ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, एक में इलेक्ट्रॉन यू रिवॉल्व कर रहा है, यू रिवॉल्व कर रहा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट यू हो गया, किसी में एटम
यूं रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट यूं हो गया, किसी में यूं रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट यूं हो गया। तो सभी का मैग्नेटिक मोमेंट किसी का यूं होगा, किसी का यूं होगा, किसी का यूं होगा, किसी का यूं होगा, सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हर एटम तो अपने आप में एक मैग्नेट है, लेकिन पूरे सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स हैं, सो सारे के सारे एक का दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स बहुत क्या है, ज्यादा है ना। सो आगे लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ external magnetic field, their net magnetic moment, their net magnetic moment is zero। अब आप कह रहे हैं जीरो क्यों होगा, मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है। एक एटम में बहुत सारे एटम्स है उस सैंपल में, एक में इलेक्ट्रॉन यू रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट यू बना, एक में यू रिवॉल्व कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट यू बना, एक में यू रिवॉल्व कर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, रैंडम होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसका, ये है एक सैंपल है मेरे पास में, और ये मैंने सैंपल बनाया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, बहुत सारे एटम्स हैं। किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यूं है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट यूं है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट यूं है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट कहो इस डायरेक्शन में है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का यूं है, किसी का यूं है। तो सारे के सारे ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, मैंने आपको ध्यान हो, मैंने कहा था मैग्नेट के पोल्स को आप अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होंगे साथ में, क्योंकि एक एटम है, छोटे से छोटा मैग्नेट कौन सा होता है, एटॉमिक मैग्नेट, और एक एटम है, उस एटम को अलग थोड़ी कर सकते हो आपकी, उसको अलग कर दोगे। छोटे से छोटा जो मैग्नेट है वो क्या होता है, एक एटॉमिक मैग्नेट होता है, और एटॉमिक मैग्नेट में यूं करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक एटम में यूं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो करंट यूं फ्लो हुआ तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर बना, नीचे की ओर, और मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता, साउथ से नॉर्थ की ओर। एक साइड उसका साउथ का पोल करेगी और दूसरा नॉर्थ का पोल करेगी। यानी छोटे से छोटा आप तोड़ के क्या कर सकते हैं, एक एटम तो इसमें साउथ भी होगा और नॉर्थ भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि छोटा से छोटा इसको तोड़ सकते हो ना आप, इससे छोटा थोड़ी किया जा सकता है, उसका ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो मैग्नेट के पोल को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे से छोटा मैग्नेट क्या हो सकता है, एक एटॉमिक मैग्नेट हो सकता है, उसका साउथ पोल भी होता है और उसका नॉर्थ पोल भी होता है। अब एटम को थोड़ी सी तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते ना, तो मैग्नेटिक पोल को भी आप नहीं तोड़ सकते, अलग नहीं कर सकते। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बट जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैंने एक टॉपिक करवाया इसी चैप्टर में, आपको ध्यान होगा कि जब किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है mb sin थीटा, और कब नहीं लगता, जब वो उसको अपने आप को किधर अलाइन कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब उस पे लगने वाला टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि वहां थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपने आप को, ये तो कब था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये कब है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, क्या होगा, इन पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क बताया था ना आपको, क्या होता है, mb sin थीटा, और ये टॉर्क उसको घुमाता है, अलाइन करवाता है, किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे when
these are placed in external magnetic field, external magnetic field, they aligned in the direction of external magnetic field, क्यों हो गया भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की? और क्योंकि उन पे क्या काम करता है? टॉर्क काम करता है। बाहर मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क काम करता है ना, तो टॉर्क लगेगा। तो ये जैसे ही टॉर्क की वजह से ये जो डायग्राम है ये ऐसा हो जाएगा। यही जो डायग्राम है ये सभी अपने आप को किधर अलाइन कर लेंगे? ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड यूं वाला है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने, तो ये इधर अलाइन कर लेंगे अपने आप को। इधर हो सकता है जिस पे टॉर्क कम लगा होगा किसी की एंगल की वजह से, वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाया एक आध, बाकी मोस्ट ऑफ अपने आप को किधर अलाइन कर लेते हैं? इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, इस तरह से। अब ये सारे के सारे अलाइन कर लेंगे तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या नहीं होगा? अब जीरो नहीं होगा। ये कब है? जब इनको कहां रखा गया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये एरो है, ये जो बनाया है ये एरो है ना। जब इनको कहां रखा गया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तब इन्होंने क्या कर लिया? दे अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज एक टॉर्क एक्ट कर रहा है इनको, है ना। तो ये डायग्राम कब का है? व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ, इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जीरो नहीं होता। हम कहेंगे ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया, है ना। मैग्नेट क्यों बन गया? कि मोस्ट ऑफ क्या है? मोस्ट ऑफ अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे के सारे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सभी का मैग्नेटिक मोमेंट इतना ज्यादा नहीं है और एंगल दो चीजों पे डिपेंड करता है, टॉर्क एम पे और थीटा पे भी। एम तो वैसे भी सभी का ही कम है, मैग्नेटिक मोमेंट सभी का ही कम है, लेकिन थीटा की वजह से भी होता है। तो कुछ है, लगभग है, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ये किधर मैग्नेटाइज्ड होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे या वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे? क्योंकि इनका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? बहुत कम होता है, तो इसलिए वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे। अब बात आती है ये मैग्नेटाइज्ड किधर हो रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी जिधर आपने काई पढ़ा, काई क्या होता है? आई अपॉन एच। जिधर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, बी लगाया, है ना। एच और बी एक दूसरे की डायरेक्शन सेम ही होती है ना। बी लगाया या मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, इधर लगाया, तो इनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी किधर है? इधर है। ये जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए, इसीलिए इन काई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा लगाते हो, लेकिन मैग्नेटाइज्ड ये क्या होते हैं? कुछ कम होते हैं फेरोमैग्नेटिक से, आगे वाले जो हम पढ़ेंगे उनसे। इसलिए इनकी काई की वैल्यू होती तो पॉजिटिव है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से कुछ क्या होती है? कम होती है। सो दे मैग्नेटाइज्ड। आप ये कह सकते हैं, यहाँ ये लिखने के बाद में क्या लिखेंगे? दे मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए इनकी काई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात क्लियर है ना? काई की वैल्यू इनकी पॉजिटिव होती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की काई की वैल्यू क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। सो ये नोट कर लिया आपने, ये तो नोट कर लिया होगा, ये मिटा देता हूं। अब देखो, दो बातें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो काई है वो डिपेंड करता है एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो भी काई क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेचर के क्या होता है? काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज फाउंड, है ना, क्या
दो बातें, एक तो जो काई की वैल्यू है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फील्ड के। और दूसरी बात ये मिली है कि जो काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम लिख दो या काई लिख रहे हो तो भी इस चैप्टर में क्या समझा जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। या इन दोनों बातों को हम इकट्ठा लिखते हैं तो B/T है ना, या फिर हम यहाँ पे काई इज इक्वल्स टू C इंटू B/T, जहां पर C एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है क्यूरी कांस्टेंट, वेयर C इज कांस्टेंट। मैं बताऊंगा क्यूरी कांस्टेंट क्यों कहते हैं, C इज कांस्टेंट कॉल्ड क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है, कांस्टेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। अब देखिए क्योंकि क्यूरी ने ये लॉ दिया था काई इज इक्वल्स टू C/T, और B को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सोलेनोइड के केस में मैंने बताया था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N/I, और N इंटू आई को बेसिक डेफिनेशंस में आपने क्या नाम दिया था, H नाम दिया था, म्यू नॉट इंटू H। तो इस B को क्या लिख सकते हो आप, म्यू नॉट इंटू H लिख सकते हो ना, ये देखो B आया था म्यू नॉट N/I, N इंटू आई को क्या लिखा था आपने, H लिखा था, ध्यान है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट इंटू H है ना। अब म्यू नॉट इंटू H लिखने के बाद में H को इधर ले जाऊं मैं, नॉट काई नहीं है, काई से नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसके मैग्नेटिक फील्ड के। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, भाई कितना, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ही ये मैग्नेटाइज्ड क्या होंगे, ज्यादा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड कम है उतना ही ये मैग्नेटाइज्ड क्या होंगे, कम होंगे। कौन से सब्सटेंसेस की बात चल रही है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात चल रही है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं, ये यदि आपने नोट कर लिया तो इसको, यानी ये पाया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। C जहां पे कांस्टेंट है जिसको आप कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। और अब देखिए आप, ये यहां से हम इसको I और H को इधर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा, C डिवाइडेड बाई T इंटू म्यू नॉट है ना। ये देखिए I डिवाइडेड बाई H, I डिवाइडेड बाई H क्या होता था, काई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो क्या होता था, काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये होता है काई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट C डिवाइडेड बाई T। अब देखो ये म्यू नॉट कांस्टेंट होता है मीडियम की परमेबिलिटी, और C क्यूरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो काई जो होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस लॉ को बोला जाता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ध्यान में रखिए, कई बार यदि आपसे क्यूरी लॉ पूछ लिया जाता है तो इसीलिए मैंने क्यूरी कांस्टेंट नाम दिया है यहाँ पे, क्यूरी लॉ। और ये क्यूरी लॉ कौन से सब्सटेंसेस के लिए है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। आगे मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी क्यूरी लॉ की बात करूंगा। ये लॉ कौन से सब्सटेंसेस के लिए है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए है ना। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यूरी लॉ का ओबे नहीं करते, माइंड में सेट कर लीजिए। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट ओबे द क्यूरी लॉ। अच्छा, क्यूरी लॉ होता क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी काई की बात चल रही है, ऑफ पैरामैग्नेटिक substances is inversely proportional to temperature। यानी टेम्परेचर को ये 1/T, ये है क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ध्यान में रखिए, पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
the magnetic susceptibility of paramagnetic substances is inversely proportional to the temperature, या फिर काई m है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि काई जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जैसे दो पोल्स के बीच की दूरी कम थी, तो जो पॉट में, ग्लास पॉट में जो ये लिक्विड फॉर्म में फील कर दे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसका उल्टा बिहेव करेगा, उसका ऊपर नीचे की ओर हो रहा था उसका ऊपर की ओर हो जाएगा, और जो दूरी ज्यादा करेंगे तो वो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। और ऐसा ही किस में होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होगा। सो नोट डाउन, नोट कर लीजिए इनको।